अस्सलाम वालेकुम। मीडिया बैठक में खुशामदीद। मैं हूं नाजिया अशर। जहां पर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा ने इंडस्ट्रीज़ को तबाह किया है, वहीं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी इससे बहुत हद तक मुतासिर हुई है। कहीं पर हमने देखा कि फ़िल्में बनना बंद हुई, तो कहीं पर शूटिंग रुकी, और कहीं ऐसा हुआ कि जिन फ़िल्मों की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी, उन्हें सिनेमा में लाने में बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस के साथ हम जीना सीख रहे हैं, और ये कहलाता है न्यू नॉर्मल। तो मीडिया बैठक में मीडिया इंडस्ट्री के इस न्यू नॉर्मल पर हम बात करेंगे, और मेरे साथ आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं, जिनका तारुफ उनका मुनफरद अंदाज और उनका काम है। एक्टर हैं, सिंगर हैं, पेंटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और आप सबके भाई भी हैं। तो हम वेलकम कर रहे हैं इस वक्त मीडिया बैठक में हमारे साथ हैं अली जफर। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम सो सॉरी। और हमें पता चला कि आप कोरोना वायरस की वजह से आपके बहुत करीबी रिलेटिव हैं जो कि आज नहीं रहे, और आप सारा दिन वहाँ पर मसरूफ़ भी रहे हैं, और उसके बावजूद आप वक्त निकाल कर मीडिया बैठक आए। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और इंतहाई माजरत कि आपको आज यहाँ आकर ये सेशन भी ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि हमने कमिटमेंट की हुई थी। तो अब अली, जो जिंदगी है वो तो हम गुजार रहे हैं, किसी ना किसी तौर पे हमने जीना भी सीख लिया। हम बाहर भी निकल रहे हैं, हम रिलेटिव से भी मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अमवात हैं उनका सिलसिला कम नहीं हो रहा। हमें काम भी करना है, और हमें ये जो मुश्किलात हैं ये भी उठानी है। ये न्यू नॉर्मल है, कितना असरअंदाज हो रहा है लोगों की जिंदगी पर, और किस तरह से इसको साथ लेकर चला जाएगा? आई डोंट मुझे अभी पूरा पता नहीं कि क्या न्यू नॉर्मल कितनी देर तक ये ऐसा रहेगा, और क्या ये वाकई न्यू नॉर्मल है, इसकी क्या डायमेंशंस और इसके जो इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म हमारी समाजियात पे, हमारी नफ्सियात पे, हमारे सोचने के तरीके पे, हमारे अजहान पे, हमारे तशख़्ख़ुस पे इसका असरअंदाज कैसा होगा ममालिक पे, अफराद पे। लेकिन फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है कि जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती, कि ज़िंदगी गुजारने का एक अनोखा, अजीब-ओ-ग़रीब और एक नया तरीक़ा है, जो कि डे टू डे बेसिस पे ही, चूँकि आज ही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े मेरे करीबी अंकल थे, वो आज मैं उन्हीं के जनाजे पे भी गया, और बहुत उनको मिस कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल खैरियत से थे, और वो ऐसे एक शख्स थे जो हमेशा दूसरों के लिए मौजूद होते थे। जब भी कोई बीमार होता था तो वो वहाँ होते थे। जी। तो एक इंसान एकदम से जो होता है और फिर आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, तो बड़ा एक अजीब सा लगता है, और बिला वजह, जिसे आप कह सकते हैं, जिस तरह आज मैं पढ़ा था कि ये जो वायरस है, अगर इसका पूरी दुनिया के वायरस का टोटल वेट अगर किया जाए तो शायद वो 1 ग्राम भी नहीं है। लेकिन उस जी। 1 ग्राम उस वायरस ने पूरी दुनिया को अपने ताबे कर लिया है इस वक़्त, हमारी ज़िंदगी को। अजीब बात है, पहली दफ़ा शायद पूरी दुनिया एक कॉमन एनिमी से इस तरह लड़ रही है, और एक कॉमन इस तरह की चीज़ से गुज़र रही है। तो देखें आगे क्या होता है। फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बड़े बहरान का शिकार है। पिछले 2 साल में अगर देखें तो अच्छी फ़िल्में हमारे यहाँ नहीं आ सकी हैं, और सिनेमा बंद पड़े हुए हैं। तीफा एंड ट्रबल 2 साल पहले आई थी, मंडे को उसकी सेकंड एनिवर्सरी होने वाली है, और एक बहुत ही शानदार किस्म की फ़िल्म, जिसने 50 करोड़ से ऊपर तक का बिज़नेस उसने कर लिया था। उसके बाद से फिर इंडस्ट्री में हुआ क्या है? क्या अगर हमें इंडियन कंटेंट नहीं मिलेगा तो हमारे सिनेमा बंद हो जाएँगे? देखिए, इसमें मेरा ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करता कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। वो तो आपके सामने डेटा और फैक्ट्स पड़े हुए हैं, और वो फैक्ट्स और डेटा ये बताते हैं कि जब इंडियन फ़िल्म खुली, तो आपके सिनेमाज़ बनना शुरू हो गए। जब इंडियन फ़िल्में बंद हुई, तो सिनेमाज़ का बिज़नेस कम होता-होता फिर 40% पे, 30-35% पे आ गया, और सिनेमाज़ बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सही। मेरा ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करता, आपके सामने फैक्ट्स और नंबर्स। लेकिन आपको अब फ्यूचर में ऐसा कुछ नज़र आता है कि इस तरह की कोई कोलैबोरेशन हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात तो बेहतर होते हुए नज़र आते नहीं हैं।
हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई एक ऐसा वाकया हो जाता है जिसकी वजह से खिंचाव होता है, उसका नुकसान फनकार बरादरी को ज़्यादा होता है, उसका नुकसान जो ट्रेड हमारी है उसको बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आम लोगों का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो भी मुतासर होता है। तो अभी आपको लगता है कि फ्यूचर में इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई हमें पॉजिटिव कोई एक्टिविटी देखने को मिल सकती है? देखिए, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ना कि फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में अपने मुल्क के। लेकिन उस प्रोसेस में एक वक्त और प्लानिंग और फोकस रिक्वायर्ड होता है। हमने इतने साल ज़ाया कर दिए जिसमें कोई फाउंडेशंस ले नहीं की गई डिफरेंट इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने के लिए। अगर हम एंटरटेनमेंट या फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसको तो फिल्म इंडस्ट्री अभी तक प्रॉपरली डिक्लेयर्ड ही नहीं है कि ये इसको इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया गया। और अगर आप इंडिया को या बॉलीवुड को देखें तो उसने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जरिए इंडिया की जो ग्लोबल ब्रांडिंग और जितना फायदा हुआ है और जितने लोगों को रोजगार रोजाना मिलता है, जिस तरह से वो इकोनॉमी को ड्राइव करती है इंडस्ट्री, तो एक फिल्म इंडस्ट्री, आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी दुनिया की एक बड़ी अहम और ज़रूरी इंडस्ट्री होती है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि पिछले हफ्ते मेरी 2 मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स हुई, मेरी और हमारे जो कुछ और मेरे कॉलीग्स हैं और जिनका कुछ प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। एक शिबली साहब से और दूसरी आसिम बाजवा साहब से। अब वो दोनों बड़े सीरियस नज़र आए और उन्होंने हमसे यही मशवरे लिए कि हम अपनी यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को आप लोग बताएं क्या मसाइल हैं, हम इसको किस तरह रेजरेक्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं, जब कोई ये एक भी शख्स गवर्नमेंट में या कोई लीडर या इवन प्राइम मिनिस्टर ये फैसला कर लेते हैं ना कि हमने इस इंडस्ट्री को उठा देना, जैसे फैसला किया कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे ये करना है, तो वो फिर अमल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बड़ी स्ट्रॉन्ग विल और लेकिन मुझे वो अब नज़र आ रही है क्योंकि आसिम बाजवा साहब मतलब वो एक बड़े ही, मैं तो उनको थोड़ा पुराना जानता हूँ, शिबली साहब को अभी जानना शुरू किया, वो बड़े ही एक ऐसे आदमी हैं जो कुछ चीज़ ठान लेते हैं ना तो वो कर देते हैं। अब सीपेक का प्रोजेक्ट पूरा उनके अंडर है, इज अ थरो जेंटलमैन। तो उन्होंने कहा कि यार वी आर गोइंग टू डू दिस एंड यू आर गोइंग टू हेल्प अस डू ऑल दिस। सो आई एम देयर फॉर माई कंट्री, अपने मुल्क के लिए आई एम ऑलवेज देयर, अपनी इंडस्ट्री के लिए आई एम ऑलवेज देयर। मैंने अपनी ज़ाती कमाई से, जमा पूंजी से पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी फिल्म बनाई थी फन ट्रबल, 16 करोड़ रुपए की, इसीलिए कि मैं अपनी इंडस्ट्री को दे सकूं, यहाँ के लोगों को कुछ दे सकूं और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है अपने लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए, वो मैं क्या कर सकता हूँ उसी से। अच्छा अली, बहुत ज़रूरी होता है कि हुकूमती सपोर्ट हो। जब आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट होगी तो ज़ाहिर इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वो सपोर्ट तो आपको मिलने जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन सिनेमा पाकिस्तान पर छाए रहे हैं, अब जो टर्किश कंटेंट आ रहा है वो पाकिस्तानियों को उसने अपने शहर में जकड़ लिया है। अर्तुगरुल और इस वक्त का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल है। अब आपको लगता है कि वो जो कंटेंट के जो आदी हो गए हैं लोग, क्योंकि मयारी कंटेंट जब देखने को मिल रहा है तो फिर एक सख्त मुकाबला होगा, उस तरह का कंटेंट हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो सकेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं एक रियलिज्म पे बिलीव करता हूँ। हाँ, मैं एक होपलेस रोमांटिक भी हूँ, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा रहता हूँ। और अगर मैं रियलिस्टिकली भी बात करूं तो मैंने ये देखा कि हमारे मुल्क में बेतहाशा टैलेंट है, उसको सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने की, नर्चर करने की, डायरेक्शन देने की जरूरत है। यहाँ पे आपके पास अच्छा सोचने वाले, अच्छे क्रिएटिव लोग हैं, लिखने वाले अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं। तो बात ये होती है कि रिसोर्स होना चाहिए। अर्तुगरुल जो आप लोग देख रहे हैं उसके पीछे एक बहुत मैसिव रिसोर्स और गवर्नमेंट की सपोर्ट और बहुत पैसे लगे हुए हैं, बहुत बड़ी गवर्नमेंट की सपोर्ट है इसमें। अगर मतलब मैं बड़ा नहीं बोलूंगा, वो ड्रामा मैंने उस तरह तो नहीं देखा इस तरह लोग देख रहे, मैंने पहली के जरूर देखी, देखने के लिए कि लोगों को क्या इतनी चीज उसमें अच्छी लग रही है, और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा वो ड्रामा है। और मैं कभी भी
मैं इस तरह की सेंसरशिप पे बिलीव नहीं करता कि जी फॉरेन कंटेंट नहीं आना चाहिए, फॉरेन लोग, मेरा मेरा सिर्फ ये रहता है, आई फील दैट इन टुडेज वर्ल्ड, मतलब हम हर वक्त तो फॉरेन कंटेंट आपके सेल फोन पे मौजूद है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके टीवीज पे कई चीजें, एनीवे इट्स आप वो उसको एक किसी हेल्दी तौर पर चीज है, रोक नहीं सकते। उसको अब जो रेगुलराइज। इंफॉर्मेशन फ्लो है उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर है मुकाबला सख्त हो गया है। तो तो उसके अच्छी बात है, ऊपर जो इट्स इनसिक्योरिटीज हैं, जो इतना क्रिटिसिज्म किया जाता है कि नहीं आप टर्किश ड्रामा सीरियल लेकर यहाँ पर क्यों चला रहे हैं, उसके बजाय ये बेहतर नहीं है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उतना अच्छा कंटेंट आवाम को दें। अब अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे के अंदर ये जो करंट सिनेरियो, इसमें अगर आप देखें तो दो तरह का जॉनरास या दो तरह का कंटेंट था जो पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड्स उसने तोड़े हैं। एक मेरे पास तुम हो और उसके बाद अर्तुगरुल, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। अवाम ने वो भी पसंद किया था, अवाम ये भी पसंद कर रही है। तो अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो यकीनन अवाम देखेगी। फिर उस पर इनसिक्योरिटीज क्यों है? हमारे बड़े बड़े अदाकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहते हैं नहीं अर्तुगरुल नहीं चलना चाहिए। अब इनसिक्योरिटीज क्यों होती है, ये तो एक लंबा, एक तो नफ्सियाती सब्जेक्ट है उस पर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये ज़ाती ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, किसी को पसंद ना आए, कि अवाम डिजर्व करती है एंटरटेनमेंट, खुश होना। इंसान की जिबिल्लत में ये ख्वाहिश कि वो खुश हो, एंटरटेन हो, ये उसका पार्ट है, उसकी उसकी नीड्स का। अच्छा, जब आप वो नीड्स पूरी नहीं कर सकेंगे तो कोई और करेगा। अब सवाल ये कि क्या आप कर सकते हैं? तो मेरा ये जवाब है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, गिवन that you need to create and build an infrastructure powered by finance and an organized professional plan of action as to how to get to that stage in 5 to 10 years, जबकि आप इस तरह की क्वालिटी की चीज़ें ज़्यादा तादाद में और बड़ी तादाद में बना सके। अभी भी जो आपकी फिल्म की क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी होती जा रही है। जब देखें, जब जब मुनाफा कमाना शुरू हुआ, सिनेमा ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया, प्रोड्यूसर्स ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया, तो फिर प्रोड्यूसर्स ने पैसे भी ज़्यादा लगाए, इन्वेस्ट भी किए, और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए यू नीड फाइनेंस एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वी कैन गेट देयर इन टाइम। सही। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि अब जाहिर है जब यहाँ पर फॉरेन कंटेंट चल रहा है तो उसके जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, और जब वो पॉपुलर हो रहे हैं तो फिर अब उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ले जाने की भी इतलात हैं। टर्किश जो एक्टर्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे, पीएसएल का हिस्सा बनेंगे, कुछ इस तरह की भी इतलात हैं। तो इसके ऊपर भी आप समझते हैं कि आपको तो मेरा ये ख्याल है कि आपको तो बिल्कुल भी इस पर एतराज शायद ना हो, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोलैबोरेशन होनी चाहिए, हमारे लोग वहां जाएं, वहां जाकर काम करें, उनके लोग यहाँ आकर काम करें, और ऐसा होता रहा है माजी में। तो अगर टर्किश एक्टर्स यहाँ पर आते हैं तो फिर किसी को कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए? मैं, अगर आप मुझे थोड़ी सी लिबर्टी दें तो मैं एक ड्रास्टिक झटका देना चाहता हूँ इस कॉन्वर्सेशन को, इसको जी पर्सपेक्टिव जी, में बिल्कुल लाने बिल्कुल, के लिए। जरूर जरूर। नाजिया, इस वक्त दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मरीख पे किस तारीख को लैंड करना है और किस तरह करेंगे, और ह्यूमन सिविलाइजेशन को ज़मीन से निकाल के बाकी यूनिवर्स में और प्लैनेट्स पे आगे इंसानियत का फ्यूचर क्या है। सो मैं तो बिलीव करता हूँ इंसानियत पे, इंसानियत की एवोल्यूशन पे। मैं बिलीवर हूँ फ्री वर्ल्ड का, कि इंसान खुदा की बनाई हुई जो मखलूक है, और वो कहता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, वो इंसानियत जब तक एक कुंबे की तरह अपने आप को नहीं देखेगी तो वो इसी तरह सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ती रहेगी, और वो साइकिल जो आप तारीख में देखते आ रहे, वो दुनियावी सतह पे, वो उसको इंफरादी सतह पे, ग्रोहों में या ममालिक में आप उसको एक्सपीरियंस करते आएंगे। ये एक, मेरे ख्याल में एक ह्यूमन अवेकनिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे मैं और आप और कोई किसी भी रेस, कास्ट, क्रीड, जेंडर कहीं से भी है, वो सबसे पहले ये समझ आए कि हाँ, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। अगर कोरोना के आने के बाद भी हमें ये बात समझ नहीं आई तो फिर हमें फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। नाउ हैविंग सेड दैट, उसने ये भी कहा है कि मैंने तुम लोगों को ग्रोहों में बनाया और
हम इस एक मुल्क में पैदा होते हैं, हमारी उसके साथ एक एसोसिएशन होती है, हमारा एक रोमांस होता है, हमारे इमोशंस होते हैं। जिस तरह मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे मुझे बड़ी सेंस ऑफ प्राइड आती है कि यार मेरा ये मुल्क है, मेरे मुल्क में ये पहाड़ है, ये खेत है, ये खलियान है, मेरे मुल्क के लोग ऐसे, मेरे मुल्क ने मुझे ये दिया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। सो मेरा स्टार्ट यहाँ से ही होगा, जाहिर है कि मैं अपने मुल्क से स्टार्ट करता करता, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपके अपने मुल्क के लिए अच्छा है कि जितनी भी ट्रेड हो सकती है वो होनी चाहिए वहां से यहाँ। या अब इस ट्रेड के अंदर अगर फनकार भी यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं, अब वो खातून जो है, उनका नाम सॉरी मैं अगर भूल गया हूँ, जो एक्ट्रेस है, नहीं जो ये जो ड्रामे की जो एक्ट्रेस, अच्छा ओके, सो वो अगर पाकिस्तान आती है तो क्या अच्छी बात होगी कि वो आके हमारा कल्चर देखें। शी लीव्स विद गुड मेमोरीज अबाउट टर्की से, हमारे वैसे रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं। और लेकिन मेरा ये ख्याल भी है लेकिन कि इट शुड बी बाइनरी, इट शुड बी म्यूचुअल, कि जब हम बाहर से चीजें लाते हैं इंपोर्ट, तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी होनी चाहिए। पाकिस्तानी एक्टर स्टार्स को भी टर्की में एक्सपोजर मिलना चाहिए और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो हमारा एंटरटेनमेंट है ग्लोबल होना चाहिए। और वैसे भी नेटफ्लिक्स का ज़माना है, अमेजन का ज़माना है, और सारा जो कंटेंट है वो इंतहाई मयारी किस्म का कंटेंट हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहा है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री कितना जा रही है उसकी तरफ, मतलब नेटफ्लिक्स के ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम? यार नेटफ्लिक्स पे तो अभी देखिए, नेटफ्लिक्स ने अपना इंडिया में ऑफिस बना लिया, नेटफ्लिक्स इंडिया। बिल्कुल। पाकिस्तान आई थिंक गालिबन, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के छठे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री से शायद पांचवा हो गया या होने वाला है शायद होने वाला है। इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है और अभी तक हम अपना पोटेंशियल उसने एक्सप्लोर नहीं कर रहे। तो नेटफ्लिक्स का एक ऑफिस मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में होना चाहिए था आज की डेट में, और अगर नहीं है तो होना चाहिए नेटफ्लिक्स पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान यहाँ के लोगों को कंटेंट दिया जाए बनाने के लिए और पूरी दुनिया में दिखाया जाए। अब इसके लिए हमें वो जैसी वही बात है ना, इंडिया में चूंकि इतना कंटेंट बन रहा था, इतने राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, थिंकर्स बैठ के, वो पिछले 70 सालों से उनकी इंडस्ट्री फ्लरिश करते 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 यहाँ तक पहुंची। तो हम तो आपको मैं बताऊं, जब हम शूटिंग पे जब जाते हैं, जब मैं फिल्म बनाने गया था, हर एक दिन एक आप समझ लें कि एक स्ट्रगल होती है कि आज ये प्रॉब्लम्स हैं यार, किस तरह इसको मैं ओवरकम करूं। ये भी प्रॉब्लम हमारे पास, ये भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है, लेकिन प्रोड्यूस वही करना है हमारे पास। जो क्वालिटी हमें वही चाहिए, रिसोर्सेज नहीं है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई स्टंट करना है, क्योंकि आपने स्टंट खुद करा था फिल्म में, तो मुझे जो प्रोटेक्शन और जो रिगिंग और जो वो चीजें चाहिए वो उस लेवल की नहीं है जो बाहर होती है। तो मुझे अगर कोई चोट लग जाए या कुछ, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो स्टूडियोज हैं लाहौर के, मैं देख के हैरान रह गया कि जो ऊपर वो जो ट्रेलिसेस डले होते हैं, जहाँ से लाइट हमारे वहाँ जो भाई हैं जो लाइट ऊपर लगाने जाते हैं, वो इतने डेंजरस है कि वो कभी टूट सकते हैं और वहां से वो गिर के कुछ भी हो सकता है। सो वी आर वर्किंग इन कंडीशंस which are very highly unconducive conditions to be working in। उसमें रह के अगर हम ये प्रोड्यूस कर देते हैं तो आप समझ लें कि 10 गुना ज्यादा क्रेडिट दे देना चाहिए। सही। अच्छा, अब इसमें जब हम नेटफ्लिक्स और अमेजन की बात कर रहे हैं, तो और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कंटेंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन अभी हम सोशल मीडिया की तरफ आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप बड़े एक्टिव हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर जो रिस्पांस मिल रहा होता है, क्योंकि अब तो आप अपनी जो भी प्रोडक्शन, आपका अपना स्टूडियो है, आप वहाँ पर अब बाहर नहीं भी निकल रहे, लॉकडाउन में हैं, काम नहीं भी कर रहे बाहर जाके, तो आप अपने स्टूडियो में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप उसको सोशल मीडिया पर डिसेमिनेट करते हैं। ये वाला एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? आपकी एक वीडियो थी मेला लूट लिया, वो आपने सारे क्राउड सोर्सिंग के जरिए वो वीडियो कंप्लीट की। तो सोशल मीडिया कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, खासतौर पर जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता है क्रिएटर्स की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से। इंडिया में एक फिल्म बनी जिस अमिताभ बच्चन और जो सारे प्रोड्यूसर्स थे, एक्टर्स थे, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो कि कोविड-19 की पहली फिल्म थी। तो इस तरह से जो मटेरियल सारा का सारा डिसेमिनेट हो रहा है, उसका रिस्पांस किस तरह से आ रहा है, और आपको अपने काम के अलावा सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है? देखिए,
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हु एम आई टू कमेंट कि वो फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है, बट द रियलिटी इज कि आपको अपना काम दिखाने के लिए ज़ाहिर है सोशल मीडिया की। क्या आप PSL 6 में वापस आ रहे हैं? ये तो उनका डिसीजन है। अगर वो आपने वैसे बुलाएंगे बड़ा कमाल कर दिया था पिछले वाले में, आपने ऐसा कुछ कर दिया था कि शायद कोई ऑप्शन ही ना रहे। ये उनका डिसीजन है। अगर वो PCB अगर मुझे इस काबिल समझती है कि मैं अच्छे गाने बना सकता हूँ क्रिकेट के लिए, तो मुझे बुला लेंगे। अगर प्यार से इज्जत से बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे और मुल्क को कौम का क्रिकेट के लिए 10-100 गाने उनके लिए। जबरदस्त। आपने अपने फैंस को वैसे ही बहुत खुश किया था और अभी भी यही इंतजार होगा कि आप ही आए और आप ही PSL का गाना गाएं। बहरहाल PSL के अंदर फिर कुछ टर्किश एक्टर्स भी आ रहे हैं, उस पर भी हमने बात की थी कि वो लोग आ रहे हैं, तो उनको भी हमें वेलकम करना चाहिए और उनको किसी तौर पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं आप ना इसको? ऑफ कोर्स, आई मीन मैंने जैसे कहा कि आई बिलीव इन अ फ्री वर्ल्ड। लोग आए, there should be warmth and love between people, different cultures एक दूसरे में ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है। बाहर से भी आके लोग देखें कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है, यहाँ के लोग कैसे हैं। यहाँ क्रिकेट, टर्की में ज़ाहिर है क्रिकेट मुझे नहीं लगता कि वहाँ क्रिकेट खेली जाती है, तो वो आके देखें कि क्रिकेट कैसी गेम है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक लोगों के लिए मज़े की चीज़ होगी। बाकी यू नो हमारे स्टार्स तो उनका अपना मकाम है और वो रहेगा, और किसी को इस बात पे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी हमेशा ये फ़िलॉसफी रही है कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि यार उस प्रोजेक्ट के लिए उसको क्यों ले लिया, मुझे क्यों नहीं लिया। और अगर मैं किस तरह, अल्लाह ताला ने जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो आपको, और कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। फॉरेन कंटेंट ही आ रहा है तो उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब टीफा इन ट्रबल की क्या सिचुएशन है? आप उसके सीक्वल पे काम कर रहे थे, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि आप लेकर आ रहे हैं उसे? हाँ बिल्कुल, सीक्वल पे काम कर रहे थे और हम शूट पे भी प्लान कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन कोविड हो गया तो अब हम शूटिंग तो कर नहीं सकते। तो जब तक, और जो लोग शूटिंग कर रहे हैं वो ज़ाहिर है रिस्क में डाल रहे हैं। मुझे, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे क्रू के एक एक इंसान की जान अपने बिजनेस से ज़्यादा प्यारी होगी, तो वो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम इस चीज़ से निकल जाते हैं तभी हम शूट पे जा सकेंगे। यानी कोविड-19 की वजह से उसका जो शेड्यूल था वो अफेक्टेड हुआ है। जी जी। अच्छा, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे थे। एक सवाल आपके लिए ये भी आया है कि आप क्या समझते हैं ये जो टिकटॉक और PUBG वगैरह के ऊपर बैन लगा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? PUBG का मुझे पता नहीं, वो PUBG क्या है? आई बिलीव इट्स एन ऑनलाइन गेमिंग सेंटर। इट्स अ गेम। मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता, मुझे लग रहा है कि वो हमारे जो यंगर जनरेशन जो हमारे बाद वाली आ रही है वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ हमारी कोई इखलाकी कदरें तबाह नहीं कर रही, कोई वल्गैरिटी नहीं है किसी चीज़ में उस तरह की, या वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही उस तरह से, तो अगर यंगस्टर्स एंटरटेन होना चाहते हैं मिल बैठ के किसी, तो मुझे उसका, एक्चुअली मैं इस चीज़ का जज हो नहीं सकता, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं पर्सनली सेंसरशिप पे बिलीव नहीं करता अनलेस कि बहुत हार्मफुल कंटेंट हो, अनलेस कि ऐसा कंटेंट हो जो किसी की ज़िंदगी, किसी की जान, किसी की सेल्फ एस्टीम, नफ्स, किसी को डैमेज कर सके उस तरह से। लेकिन वो देखिए ट्विटर पे और इन जगहों पे रोजाना हो रहा होता है। आप देखें सोशल मीडिया का एक इस्तेमाल, जहाँ उसके कई फवायद हैं, वहाँ बिल्कुल साइबर बुलिंग और ये चीज़ें, मतलब मैंने एक ज़माने में, तो मैंने तो पूरी अपनी अगेंस्ट एक डिज़ाइन कैंपेन फेस की थी और मुझे ब्लैकमेल और थ्रेट्स फेस किए थे कि किस तरह एक बड़े मल्टीनेशनल के कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाओ, नहीं तो ये कर। वो तो खैर पुरानी बात, लेकिन बात ये कि मैंने खुद देखा था कि किस तरह फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, हरासमेंट होती है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है किसी के अगेंस्ट। अली, ये पुरानी बात नहीं हुई है, ये तो आप अभी भी अगर उठाकर देख लें, रोजाना की बुनियाद पर हमारे यहाँ हैशटैग्स बनते हैं और रोजाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं किसी न किसी की जात पर अटैक हो रहा होता है। तो ये जो इतना नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड हो गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इसको कंट्रोल अगर किया जाता है तो सेंसरशिप कहलाएगी, अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो आप खुलेआम थ्रेट्स दे रहे होते हैं लोगों को। तो इसका आपको कोई सोल्यूशन नजर आता है?
देखिए सोल्यूशन एक ही है। मैं फ्रीडम, पहली बात है कि मैं पर्सनली क्योंकि एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से। तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे पूरा बिलीव करता हूँ। लेकिन मेरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, अगर मैं उसमें कोई ऐसी चीज करूं जिसमें नाजिया आपकी जात को मैं डिग्रेड करूं उसके अंदर, या आप पे कोई ऐसी बात कहूं जिससे आपको नुकसान पहुंचे और वो सच पे उसका कोई था, तो दैट मीन्स कि वहां मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। जहां से मेरी नाक खत्म होती है आपकी शुरू, इट एंड्स देयर। सो मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या अपने फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी की आड़ में ये नहीं कर सकता कि मैं लोगों को जाके जो मर्जी कहना शुरू कर दूं कि आप तो ये हैं और आप इस तरह। सो आई मीन बैलेंस कैसे आएगा? लोगों को ये पता होना चाहिए, जो बात है वो ये है, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये रोजाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करती हैं विच इज बेस्ड ऑन एंगेजमेंट बिटवीन पीपल। अच्छा, जहां पर जिस तरह हर चीज का एक मुनफी पहलू होता है, एक मुस्बत पहलू होता है, उसी तरह सोशल मीडिया का भी है। तो जहां पे इसने लोगों को एक आवाज दी, जहां पे आज मैं और आप बैठे बड़े आराम से अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, वहां ये कुछ ऐसे मैं कहूँगा उनको माजूर जहन कह लें, उनको क्रिमिनल जहन कह लें, उनको आप जो भी कह लें, जो सेडिस्ट जहन कह लें, जो कि बैठ के किसी की तजलील करने में इंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं, उनकी कुछ सेटिस्फैक्शन होती है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। वो तो पूरे सेल्स हैं जो ये सारा काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तो पूरी रिसर्च मेरे पास फाइलें पड़ी हुई है कि किस तरह से ये चीज हो। एनी हाँ, वो मैंने सारा एफआईए को दे दिया हुआ है कि आप इन्वेस्टिगेट करें, सारे प्रूफ उसके अंदर। एनीवे, होना क्या चाहिए मेरे ख्याल में, कानून स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई किसी के बारे में ऐसी कोई बात करता है या कोई ऐसी चीज होती है तो ही शुड बी हेल्ड, ही और शी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कि भाई आपने ये किस बेस पे, क्योंकि जिस तरह मैंने उस दिन ट्विटर पे लिखा, गांधी साहब की मैंने एक क्लिप भी लगाई है, उसमें उन्होंने देखा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अच्छी एक हदीस भी कोट की कि तुम्हारा झूठा होने के लिए बस इतना ही काफी है कि तुम कोई बात सुनो और बगैर तस्दीक के किसी को आगे बता दो। तो अगर आप इस मयार को लें तो देखिए, तो इस तरह तो कितने हम सब इसमें आ जाते हैं कि हम कितने लोग झूठ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एक इन्फॉर्मेशन आती है, बगैर तस्दीक के वेरीफाई करके शेयर कर दिया। सो हम सबको अपनी ये ट्रेनिंग करनी है, और वो सिर्फ कानून से हो सकती है। दो तरीके होते हैं नाजिया लोगों को चीज़ें सिखाने के, एक होता है एथिकल और मॉरल ग्राउंड्स पे उन पे सिविक सेंस इंड्यूस की जाती है। ये एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिस तरह यूरोप के ममालिक हैं, वो सेंचुरीज के एवोल्यूशन के बाद उनमें इतनी मेच्योरिटी आ गई हुई है सिविलाइजेशन में कि वो उनकी इंसानी कदरें ही और है, लेकिन वहाँ भी क्रिमिनल्स हैं, वो सब चीज़ें होती है, लेकिन तादाद परसेंटेज बहुत कम है। हम अभी उस इर्तिका से गुजरे। दूसरा तरीका इसलिए दूसरा तरीका है कानून का तरीका, कि कानून के जरिए आप लोग अकाउंटेबल हो। जब वो अकाउंटेबल हो जाएंगे, जिस तरह अगर कोई यहाँ पे नीचे बैठा आपको कोई कमेंट में कोई गाली देता है या आप पे कहता है कि जी, आप कोई इल्जाम लगाता है कि जी आप लफाफा जर्नलिस्ट हैं या ऐसी कोई बात, बहुत लगते हैं अली, हर वक्त लगते हैं, तो he or she should not be able to get away with it, बिकॉज आपकी साख को। अब देखिए, सवाल ये होता है कि आप जिस कानूनी जंग की बात करें, आपने बहुत लंबी कानूनी जंग लड़ी, अभी तक लड़ रहे हैं, ये इतना आसान नहीं होता। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने ग्राउंड को पर मजबूती से खड़े हुए हैं, आप वो फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हर कोई उसको कर सकता है? हम दिन में एक ट्वीट करते हैं तो हमें कोई 5000 गालियां पड़ती हैं उसके ऊपर। मैं बताऊं, इतना कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अपने लीगल प्रोसेस से गुजरा हूं और मैं हैरान रह गया कि यार, अगर मुझे इतना वक्त लगा इंसाफ लेने के लिए, हालांकि मैंने प्रूफ सबमिट करवाए एक एक चीज के कि ये है, अगर मुझे इतना टाइम, और क्योंकि होता क्या है कि आप जब केस करते हैं तो अगली पार्टी का वकील आता है और एडजर्नमेंट लेके चले जाते हैं कि जी वो अवेलेबल नहीं है, तारीख, वो जिस तरह आपने क्लिप देखा होगा सनी देओल का, तारीख पे तारीख, वो डेट डलती जाती है। तो जब एक साल गुजरा, मैंने कहा यार ये तो कोर्ट ही नहीं आ रहे,
मेरी जो विटनेसेस थी, जो ख्वातीन थी, जो म्यूजिशियन इतनी दफ़ा जाके वहाँ पे वापस आए, देन आई वन डे आई गॉट अप एंड आई वेंट देयर माई सेल्फ एंड आई सेड कि जी स्टार्ट करें, अदरवाइज यू नो द मीडिया वाज देयर, सो व्हाई आरंट यू स्टार्टिंग। तो मुझे इतना टाइम लगा इंसाफ लेने के लिए, और कितनी देर बाद जाके फिर मैं एक केस जीता, दूसरे केसेस पे फिर नहीं आना। तो आई मीन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस आम आदमी के लिए। तो मैं कहता हूँ इंसाफ लेना इस मुल्क में पता नहीं क्या हो। जी बिल्कुल, और आम आदमी क्या, थोड़े से जो खास आदमी होते हैं वो भी उस तरफ नहीं जाते। ये आपकी हिम्मत थी कि आप इतना लंबा अरसा उससे लड़ते रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास आया है कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है? मेरे ख्याल में ये सवाल तो बहुत सारे इंटरव्यूज में आपसे पूछते रहे होंगे लोग। अली रियाज ये पूछ रहे हैं कि क्या किशोर कुमार हैं, इज इट ट्रू? मैं जब मेरी अम्मी मुझे बताती है कि जब वो गोद से थी, बीए की अपनी तैयारी कर रही थी, तो वो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मेहदी हसन खान साहब, लता, आशा जी, फरीदा खानम, बड़ा इनको, इकबाल बानो, इनको बहुत सुनती थी। तो जब आई थिंक उसका एक तब से लेके फिर जब बचपन से सुनते आए तो एक आपको इंस्पायर तो होते हैं आप। लेकिन उसमें फिर जब आप बड़े होते हैं तो फिर यू नो उसमें फिर माइकल जैक्सन भी आया, फिर पिंक फ्लॉयड भी आया, लेड ज़ेपलिन भी आया, फिर स्टिंग भी आया। तो आपकी इंस्पिरेशंस फिर वो हो जाती थी। लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, चेंज होता है। जी जी, लेकिन आपको इंसान को अपनी खुद जाती शनाख्त एक बनानी होती है, हर आर्टिस्ट को बनानी चाहिए, जिससे आप पहचाने जाते हैं। सही। अच्छा, कोविड-19 के अभी तो इस दौर से हम गुजर रहे हैं। जब भी हमें ये खबर सुनने को मिले, मुझे नहीं पता कि कितना अरसा लगेगा, आपको भी नहीं पता, जब भी ये सुनने को मिले कि हाँ कोविड-19 खत्म हो गया, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं सबसे पहले जो है वो फ्लाइट लेके रोम जाना चाहूँगा, वेनिस, क्योंकि वेनिस। वो आर्टिस्ट का शहर है और वहाँ पे मुझे बड़ा एक मेरा लगाव हुआ है, और यूरोप के 2-3 और शहर हैं वहाँ पे। और मैं एक और चीज़ जो करना चाहूँगा वो है कि अपने फैन से किसी तरह मैं मिल सकूँ, लोगों से। मैं कॉन्सर्ट करना चाहूँगा फौरी तौर पे अपने फैंस के सामने जाके, कहाँ मैं पर उनसे मिल करेंगे? सकूँ। कोई भी वेन्यू बड़े होते कौन हैं, सा और शहर? जाके लाइव जहाँ पे 5-10 हज़ार लोग आए हों, और यू नो दैट्स व्हाई आई बिकेम अ सिंगर, so I can be on stage and sing in front of thousands of people and entertain them and make them happy and give people joy. So I like to give joy and happiness to people. मैं लोगों को खुशियाँ देना चाहता हूँ, प्यार बांटना चाहता हूँ, और वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब मिल के, क्योंकि मैं मेरी जर्नी वहां से यहाँ तक रही हुई है ना, तो मैंने वो टाइम भी देखा जब मैं कुछ नहीं था, कोई लिफ्ट नहीं कराता था, और मैंने वो टाइम भी देखा है जब मैं दुनिया के बड़े बड़े यू नो बड़े लोगों के टेबल से बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के कांटा छुरी के साथ खाना भी खा रहा हूँ, और मैंने किचन में, होटलों के किचन के अंदर शेफ्स के साथ भी बैठ के जमीन पे भी खाना खाया। सो मुझे वो सारी स्पैन मेरा गुजरा हुआ है, इसलिए मैं लोगों की और आम लोगों की बहुत वैल्यू करता हूँ। सही। और इसमें आप मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत कनेक्टेड रहते हैं। कोविड-19 में जहाँ आप अली ज़फ़र फाउंडेशन के लिए काम कर रहे थे और समाजी खिदमत कर रहे थे, वहीं आपने जो स्टूडेंट्स की परेशानियाँ थी वो भी शेयर की हैं, हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाई हैं और स्टूडेंट्स का मसला हल करने की कोशिश की है? देखें, मैं एक शेर इकबाल का बार बार कोट करता हूँ, वो यही है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो इंसान होना यही है कि आप में एम्पैथी हो, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मुझे लगता है आजकल हम सब में ये लैकिंग सबसे ज़्यादा ये है, एम्पैथी, यानी कि ये एहसास होना कि दूसरे का एहसास करने की सख्त सलाहियत। स्टूडेंट्स, मैं खुद स्टूडेंट्स रहा हूँ, अब बेचारे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर एक मुसीबत से इतनी, और वो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है बाज़ औक़ात, जब एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, यू नो वो एक बहुत ही स्टूडेंट की ज़िंदगी में एक स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, जो उसकी बाकी की बहुत अरसे तक उसके मेंटल असर कर सकता है। बिकॉज मैं गुजरा हूँ, मुझे मैट्रिक में बहुत स्ट्रेस था कि
कि मुझे टॉप करना है किसी तरह, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज ना गया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैंने रटे मार मार के मैथ्स के थ्योरम्स के जो है वो टॉप कर लिया किसी तरह। एनीवे, तो अगर मेरे कुछ हेल्प करने की वजह से वो स्टूडेंट्स जिनकी वजह से मैं हूँ आज जो हूँ, उनका कोई भला हो जाता है, तो दिस इज द लीस्ट दैट आई कैन डू। सही। अच्छा, इसके अलावा आपने एक ऑनलाइन सर्वे भी किया था, पोल, जिसमें आपने पूछा था कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी कैसी है। इससे कुछ 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 लग रहा था, आगे क्या सियासत में आने का इरादा है? सियासत में आने का मतलब ये है कि रोज आप पे कोई ना कोई गलीज अटैक, कोई इधर से कुछ कर रहा है, कोई उधर। तो मुझे अपनी दुनिया जो है वो बड़ी पसंद है। मैं अपने आर्ट में, अपनी राइटिंग में, हाँ, मैं लोगों की हेल्प करने के लिए अगर मुझे कोई मौका मिलता है। तो सियासतदान भी तो लोगों की मदद ही करते हैं ना, प्रॉब्लम अवामी ये है, मसाइल हल करना। रियलिस्टिकली बताऊं, प्रॉब्लम यह है कि सियासत में आए बगैर और उस पोजीशन ऑफ पावर में आए बगैर आप एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज नहीं लेके आ सकते। लेकिन मेरा इसके बारे में ओपिनियन ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक रिडंडेंट, रिग्रेसिव सिस्टम है, जो माफियाज उसके अंदर जो बैठे हुए हैं, अगर उसको कोई भी चेंज करना चाहेगा तो उसको जिस तरह अटैक किया जाएगा, और वो आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर इट एटलीस्ट नाउ। सो आई वुड, मैं ये कहूँगा कि जब तक सिस्टम्स नहीं चेंज होते, पूरी चीजें एक रीहॉलिंग नहीं होती इस चीज की, तब तक फॉर नाउ। मुस्तकबिल में अगर हालात बेहतर हों तो आपको देख सकते हैं हम एक सियासतदान के तौर पर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर होता है, एंड आई डोंट हैव टू, मुझे वहां से कोई मिनिस्टर और वहां से जोड़ तोड़े नहीं करनी पड़ती, और लोग मुझे पसंद करते हैं और चाहते हैं और यकीन करते हैं, तो शायद मे बी, बट आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ आई एम वर्दी ऑफ इट और नॉट। आई हैवंट थॉट ऑन दिस वन। अगर आपको सियासतदान बनने का मौका मिला तो क्या बनना पसंद करेंगे? कोई रोल मॉडल? मैं अपना आप बनना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे ख्यालात थोड़े से यकसा भी हैं लेकिन मुख्तलिफ भी हैं चीज़ों के बारे में, और थोड़े से इनकलाबी नहीं कहूँगा, उस तरह इनकलाबी नहीं कहूँगा कि इनकलाब और सब, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है अभी लोग उसके लिए तैयार नहीं है सुनने के लिए, और मुझसे मुनाफिकत नहीं होती। सही। लेकिन लोग आपको फॉलो बहुत कर रहे हैं, आपकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं, आपकी जो समाजी कामों के लिए जो आप आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिस तरह से आप स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन, कि मुझे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे एक सियासतदान की छवि दिखाई दे रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये इंस्पिरेशन आ कहाँ से रही है। I just want to help people as much as I can. अगर खुदा ने मेरी किस्मत में, देखो, नेवर, इंसान को नहीं पता होता कल को इंसान कहाँ हो, उसकी ज़िंदगी कैसे टर्न लेती है। अगर खुदा ने मुझसे कोई बड़ा काम लेना होगा तो बड़ा काम ले लेगा, जो उसने सोचा हुआ है। मैं काफ़ी हद तक बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि यू हैव टू ओपन योर सेल्फ फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज़, अच्छी नीयत के साथ। फिर आगे उसका काम है, वो आपको कहाँ, उसका वो मर्जी है उसकी कि वो किस तरफ आपको लेके जाता है। सही। अली, आपके साथ गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त रही है, और बिल्कुल ख़त्म करने को दिल भी नहीं चाह रहा। सवालात बहुत सारे हैं, सारे नहीं ले सकी हूँ मैं, लेकिन आपके फैंस ये चाह रहे हैं कि आप जाते जाते कुछ सुना जाएं। क्या सुनना चाहेंगे? अगर कोई कमेंट में कुछ बता दे कि कौन सा गाना। ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, मेरा तो म्यूजिक, आपको पता है कि मैं, आपके बड़े मुश्किल गाने वो मुझे पता है, लेकिन इतने सारे नहीं, आपको पता है कि मुझे एग्जैक्टली ये गाना ज़हन में आ रहा था इस वक्त। ये हमारे अगर कोई ये, उन्होंने किसने लिखा है? किसने लिखा? ये अली रियाज ने लिखा है। अली रियाज। ये अली रियाज पहुंचे हुए आदमी हैं आप, और हमारा कोई शायद किसी लेवल पे कोई कनेक्शन हो। तो चलें, मैं अली रियाज के लिए, सबके लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो गाना है, ये आप जब सुनेंगे, इसके अल्फाज, इस पर गौर करेंगे, तो ये मेरा एक थीम सॉन्ग है एक तरह से जिंदगी का। अच्छा। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं
एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहां रंग बरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहां रंग बरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए। सपनों में पले हंसती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत सारी तारीफें आई हैं। उम्दा, क्या बात है, वाह वाह, खूबसूरत, क्या कहने हैं, वाह। तो बहुत ही खूबसूरत ये सेशन रहा और आपके सारे जो चाहने वाले बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें मीडिया बैठक में ज्वाइन किया। मीडिया बैठक कराची में कम्युनिटी स्पेस है और हम कम्युनिटी स्पेस पर ही अपने ये सारे डायलॉग्स एंड प्रोग्राम्स, राउंड टेबल्स, डिस्कशन, हम बेसिकली मीडिया डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो वहाँ ये करते हैं। लेकिन आपको पता है कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद हुआ, तो हमारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई। तो अब मैं घर में बैठकर और यहाँ पर मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने जो डिजिटल स्किल्स हैं उनको शार्प करूँ और इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर करूँ। बहुत शुक्रिया अली। और मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आपने इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा अपने सारे फैंस के साथ यहाँ। बिल्कुल, बहुत एंजॉय किया और बहुत शुक्रिया एंड सॉरी डिले का। आप अगर मेरी आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं तो मैं लोगों से थोड़ा मुझे बातचीत कर, आज दिन ज़रा भारी था, लेकिन मैंने कहा कि आपसे वादा किया हुआ है तो आना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगी, मैं हमेशा याद रखूंगी कि आपने सिर्फ ना सिर्फ ये कि वादा किया था, और जब वादा किया और इतने सख्त हालात के बावजूद, इतनी मुश्किल में भी आपने अपने कमिटमेंट को पूरा किया है। थैंक यू सो मच, माय ऑनर। और कहा सुना माफ सभी लोगों के लिए और बहुत बहुत सा प्यार से। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।